स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया है। अपूर्व हमारे साथ हैं, अपूर्व दीक्षित, जिन्होंने 11वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम। और आपको मैं बता दूं कि ये क्यों खास हैं। सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया है और इसीलिए हमने अपूर्व को यहाँ इनवाइट किया कि उस स्ट्रगल से जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, मैं धीरे धीरे अपनी पूरी बातचीत में चाहूँगा कि आप उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको डीमोटिवेट होते समय आपकी कहानी याद आए कि भाई अपूर्व जी से हमने सुना है और हम कामयाब होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी पूरी जर्नी की अगर बात करें, कैसे कैसे रहा, और एक बार आप खुद ही बताइए। मेरे बताने से बेहतर है आप खुद बताइए। सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से हुआ है। मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ। ओके। तो मेरी जर्नी 2016 पोस्ट कॉलेज ही स्टार्ट हो गई थी। तो 2016 मई में मैंने अपना कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और मैंने अगस्त में फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था। बट वो अटेम्प्ट बहुत अंडर कुक्ड अटेम्प्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। फिर उसके बाद एक साल वापस से पढ़ के दिया और उस वक्त प्रीलिम्स 2017 में फिर से अपीयर किया एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें भी क्लियर नहीं हुआ। तो वो बहुत प्रीलिम्स की जो फेलियर्स होते हैं वो आपको बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं, बहुत डीमोरलाइज कर देते हैं। सो दैट वाज फर्स्ट, पहली बार प्रीलिम्स ना होना इतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो पता था आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। सेकंड टाइम प्रीलिम्स ना होना बहुत बुरा लगता है क्योंकि तैयारी करने के बाद फेल होते हैं। बिल्कुल, और बहुत नैरोली, एक क्वेश्चन इधर और उधर और अब आर पार होते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो वाला प्रीलिम्स फेल करना बहुत काफ़ी सेटबैक था। तो उस वक्त मैंने इमिडिएटली पढ़ाई फ़िलहाल बंद कर दी थी, स्विच ऑफ कर दिया था। Okay. और उस वक्त एक ऑल्टरनेट एग्ज़ाम था कि किसी ने मैंने खुद फॉर्म भी नहीं भरा था, बट SSC CGL का फॉर्म किसी ने भर दिया था। अच्छा। कोई मेरा ही शुभचिंतक था, उसने बोला कि भर देते हैं, और वो भर दिया फॉर्म मैंने। और समहाउ वो एग्ज़ाम आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि वो एग्ज़ाम मेरा निकल गया। बहुत मैंने उसके लिए पढ़ा नहीं था, बट अगेन थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा था मैं कि वो एग्ज़ाम निकल गया था मेरा। बट उसमें आफ्टर 5-6 मंथ्स ऑफ ब्रेक आई अगेन रिकलेक्टेड माई सेल्फ और फिर 2018 अटेम्प्ट से तैयारी, वापस तैयारी शुरू करी। 5-6 मंथ्स में मैंने SSC का Tier 1 और Tier 2 दे दिया था। Okay. SSC CGL 2017 का। और उसके बाद जब अगली बार के लिए तैयारी करी तो उस टाइम फिर प्रीलिम्स निकल गया 2018 में। अच्छा। तो फिर वो मेरा फर्स्ट मेंस था 2018 में, राइट। और फिर वो फर्स्ट मेंस में तो उस वक्त मेरा प्रीलिम्स का स्कोर प्रीवियस ईयर में इस बाउंड्री के इस पार थे, उस वक्त बाउंड्री के जस्ट उस पार थे। अच्छा। तो जस्ट मार्जिनली निकला था। फिर उसके बाद वो मेंस, फिर जब अगेन आपका प्रीलिम्स मार्जिनली निकलता है, वो मेंस की प्रिपरेशन बहुत इम्पैक्ट कर देता है, बिकॉज आप रिजल्ट के डिलेमा में होते हो कि होगा या नहीं होगा। फॉर्चुनेटली फिर पढ़ना जब भी जैसे चालू किया और वो मेंस मैंने दिया, बट अगेन उस बार मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है मेंस में। उसके बाद अगला फिर 2019 अटेम्प्ट आया था और इस अटेम्प्ट में समहाउ मुझे ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट UPSC CSE। हाँ, मैंने इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम दिया नहीं है। और फिर 2019 में जब इसका CSE का एग्ज़ाम दिया है वापस से, उस वक्त मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लाना बहुत वाइटल है मेंस के लिए। ओके। ज़रूर, ठीक है, मानता हूँ कि स्कोर काउंट नहीं होता है, बट अगर आपको एक बार ये अश्योरेंस होता है कि प्रीलिम्स निकल रहा है तो आप अगले दिन से पढ़ने बैठ जाते हो, क्योंकि 110 डेज मिल रहे होते हैं। हाँ। आपने एक बार भी 1-2 दिन भी ख़राब किए, 10 दिन ख़राब किए, आपका कंपटीशन उनसे होता है जो चौथा मेंस 5वां मेंस लिख रहे होते हैं। सही बात। तो आपको अगर कम्पीट करना है तो फर्स्ट डे से यू हैव टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट। उस टाइम प्रीलिम्स में मेरे स्कोर अच्छा आया था उस बार। और उसके बाद से समहाउ प्रीलिम्स का जो मेरे को वो था ना कि एक तो डर बहुत बैठा हुआ था कि 2 बार निकला और एक बार जब निकला तो बहुत मार्जिनली निकला। तो उसके बाद से प्रीलिम्स में थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे के
फिर उसके बाद 19, 20, 21 मैंने लगातार प्रीलिम्स में काफ़ी कंफर्टेबली काफ़ी अच्छा स्कोर किया। उस साल मेंस भी क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू में अपीयर किया, बट कुछ इंटरव्यू में कम मार्क्स थे और कुछ मेरे जीएस में एक थोड़े से कम मार्क्स थे, जिसकी वजह से उस टाइम फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ पाया था, बट मैं इंटरव्यू तक गया था। उस टाइम ठीक था, लाइक सेटबैक थी बट इतनी नहीं थी कि लाइक मुझे लगा था कि मेरे पास इम्प्रूव करने का स्कोप है यहाँ पे। फिर मैंने अगला प्रीलिम्स फिर दिया, दैट वाज ऑन 4 अक्टूबर 2020, और वो प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उस प्रीलिम्स में जब उसके बाद जब मेंस की तैयारी थी, वो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करी थी। उसमें मेरे साथ मेरा जो रूममेट था सृजन वर्मा, उसकी लास्ट उसी साल रैंक 39 उसने स्कोर करी थी। ओके। और हमने बहुत पूरी तैयारी एकदम साथ में करी थी। एंड वो फिर उस वाले उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी सेटबैक थी, बिकॉज आई वाज होपिंग कि ये तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा। लाइक अगेन इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मतलब फैलेसी यही होती है कि आप ये कभी भी किसी भी स्टेज पे ये नहीं बोल सकते ये हो ही जाएगा। कुछ नहीं होता इस एग्ज़ाम में, बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का एग्ज़ाम होता है। उस साल का मेंस का सेटबैक आई थिंक पूरे 5 इयर्स का सबसे बुरा सेटबैक था मेरे लिए, मेंटली हर तरीके से। और उस टाइम पे मैं एसएससी के थ्रू जो मेरी एज आई गॉट सिलेक्टेड एज इंस्पेक्टर इन कस्टम्स एंड एक्साइज, तो मेरी वहाँ पे पोस्टिंग वगैरह भी थी। तो उसके बाद वो डील करना बहुत मुश्किल था वहाँ पे। फिर मैंने लाइक उस टाइम मैंने बताया कि सोचा था कि पिछला मेंस मेरा ना क्वालिफाई होने का बहुत बड़ा रीज़न था वो जो प्रेशर और स्ट्रेस होता है आपको एग्ज़ाम में, कि आप बीच एग्ज़ाम में आप सोच रहे होते हो ये नहीं निकला तो करोगे क्या। ये थॉट मेंस के सेंटर पे एग्ज़ाम हाथ में पेन लिए आपको ये थॉट आता रहता है कि नहीं निकला तो करोगे क्या। तो वो थॉट बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो मेरा ये था कि मैं सीएससी तब तक नहीं लिखूंगा जब तक मेरे पास कोई एक अच्छा वो नहीं होगा, लाइक आई हैव अ गुड ऑल्टरनेटिव। और क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा आता था तो मैंने सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस का देने का प्लान किया कि अगर इसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया आई विल गो ऑल आउट फॉर मेंस। और वही हुआ फॉर्चुनेटली कि प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और इस बार इंटरव्यू और इस बार फाइनल लिस्ट में रैंक 11 आई। तो आपने पहला तो आईएफएस किस साल से देना शुरू किया है? आईएफएस मैंने 2019 से चालू किया 19 था। से शुरू किया है। और दूसरी बात कि ये टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए दोनों को मिला के? सिविल्स में 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं मैंने। अच्छा। और आईएफएस के 2 अटेम्प्ट सिविल्स के लास्ट 2 के साथ कॉमन थे, और इस बार सिर्फ आईएफएस का दिया था। इस बार आपने सीएससी भरा नहीं था, फॉर्म भी नहीं भरा था। ठीक है। मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के साथ पूर्व का एक एसोसिएशन रहा है। वो ये रहा है कि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन में इन्होंने पॉलिटी की बुक पर काम किया है, और वो पॉलिटी की बुक अपकमिंग बुक है जो कि आने वाली है। और स्टडी आईक्यू के साथ आपका ये एसोसिएशन कैसे बना? ये एसोसिएशन में आई मतलब किसी से था कि इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कर सकता हूँ मैं, तो उन्होंने बताया कि बिकॉज मेरी पॉलिटी में थी अच्छी कमांड, तो उन्होंने बोला कि आप पॉलिटी के अगर लिखना चाहोगे तो लिखोगे। तो बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि मुझे वो लिखने का मौका मिले। आप जब भी लिखते हो स्क्रैच से कुछ भी तो आप उसमें बहुत कुछ सीखते हो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन शायद इतने अच्छे से तब नहीं पढ़ा था जितना मैंने लिखते लिखते पढ़ लिया था। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टडी आईक्यू से और कोई आपको तैयारी के दौरान क्या कुछ रहा स्टडी आईक्यू से, और कोई हेल्प मिली हो तो वो भी ज़रूर बताएं। सर आई थिंक स्टडी आईक्यू को मैंने स्पेशली जो ये इस बार फॉरेस्ट का जब इंटरव्यू दिया था तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें आपको एक बस इशू को पता हो जाए तो आपके लिए काफ़ी होता है, उस पर आपको अच्छा अवेयरनेस होती है। तो जो स्टडी आईक्यू के जो करंट अफेयर्स के मुश्किल से 9 या 10 मिनट के जो वीडियोस होते हैं वो मैंने बहुत देखे थे। लाइक स्पेशली जैसे आप मान लीजिए आप सिर्फ कहीं बैठे लंच कर रहे हो या फिर आप चाय पी रहे हो तो उस टाइम बस लगा देता था ताकि कुछ तो अंदर जा ही रहा है, लाइक कुछ तो करंट अफेयर्स कुछ तो जा ही रहा है। तो मैं स्टडी आईक्यू के लिए उन वीडियोस के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ठीक है। और अगर इन वीडियोस का फीडबैक मैं आपसे जानना चाहूँ? सर एक्सीलेंट, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इन वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होती है, जो क्वालिटी हमको चाहिए होती है एग्ज़ाम में। मतलब ये शायद हमें बार बार लोग भूल जाते हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दे रहे हैं और हमें कोई बहुत इसमें कोई डिग्री नहीं हासिल करनी है। तो बहुत मतलब वीडियो के फीडबैक में मतलब एक्सीलेंट मतलब कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, वीडियोस बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है। आईएफएस और आईएएस पर लौट जाते हैं अगर, तो आईएएस के साथ साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने तो एक लंबा स्ट्रगल भी देखा और आपने एक प्लान बी भी बनाया, मैं इसको प्लान बी अगर कहूँ,
कितना ज़रूरी है कि तैयारी करते समय आपके पास प्लान बी होना चाहिए, और वो प्लान बी आईएफएस के तौर पर भी देखा जा सकता है, इसको सोचना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए? सर आई थिंक आईएफएस को प्लान बी कहना थोड़ा सा उस सर्विस को डीमीन करना होगा। मुझे नहीं लगता आईएफएस वाज प्लान बी, इस बार मेरे लिए प्लान ए प्लान ही ए था वो। हाँ, ठीक है। और मेरा आईएफएस देने का बहुत बड़ा रीज़न था बिकॉज आई वाज डूइंग वेल इन प्रीलिम्स। तो प्लान बी एज सच मेरे पास कुछ बहुत मेजर नहीं था। आई वाज वर्किंग एज एन इंस्पेक्टर, बट मुझे हमेशा ये था कि अगर मेरा ये इस एग्ज़ाम में नहीं होता है तो आई विल स्विच टू प्राइवेट सेक्टर। और देन अगेन वो स्क्रैच से स्टार्ट होती थी, बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं था। आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत सीनियर्स थे कॉलेज में, जो मतलब मुझे हमेशा अश्योर करते थे कि तू जिस दिन डिसाइड कर लेगा कि नहीं होगा तो इधर आ जाना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो और वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो उसलिए मतलब प्लान बी नहीं था। और इस बार तो प्लान ए सब कुछ आईएफएस ही था। लाइक आई हैड नो डाउट्स एंड आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट कि ये प्लान बी वाला जॉब नहीं है, दिस इज़ अ गुड सर्विस और वो प्लान ए ही है ये। ठीक है, मान लीजिए इसको प्लान ए कहते हैं, तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे सवाल आएंगे कि आईएफएस को की तैयारी के लिए क्या किया जाए, या फिर कैसे सोचें, या फिर सोचना चाहिए कि नहीं, या कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है अब ये इस इंटरव्यू को देखने के बाद, तो उसको भी क्लियर करते चलेंगे एक बार। सर आपकी क्या राय है इसमें? सर दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो इसका प्रीलिम्स बहुत बड़ा चैलेंज होता है। प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इन जनरल बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और उस नंबर से प्लस 15 to 20 मार्क्स। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि उस प्रीलिम्स को लेके, तो आईएफएस इज़ अ वेरी गुड एक ऑल्टरनेटिव निकल आता है जहाँ जिसको आप दे सकते हो। और इसके अलावा अगर किसी का एक ऑप्शनल कॉमन है कि मेरे लिए 2 नए ऑप्शनल स्क्रैच से स्टार्ट करना था, बट अगर किसी का एक ऑप्शनल कॉमन, जैसे जो भी साइंस बेस्ड ऑप्शनल होते हैं, बी इट मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, या इंजीनियरिंग वाले जो ऑप्शनल होते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करते हैं क्योंकि आपको फिर एक ऑप्शनल ही तैयार करना होता है। बट ये एग्जाम में मतलब तभी रिस्क लेने वाला है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स में थोड़ा सा भी डाउटफुल है ना, तो ये काफ़ी मुश्किल ज़्यादा हो मार्क्स हो जाएगा। जाते हैं ये लाने के लिए। ठीक है, आपका बैकग्राउंड तो इसके सब्जेक्ट्स नहीं थे, नहीं हिस्ट्री आपने बताया कि आपका ऑप्शनल था, तो फिर तो एक नए तरीके का चैलेंज होगा आपके सामने। कैसे इसको ओवरकम किया आपने, कैसे प्रिपेयर किया पूरा? बिल्कुल, मतलब 2 नए ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करना फ्रॉम स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट एक तो इसके जो ऑप्शनल्स थे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री, मुझे लगा एक तो मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और उस अच्छी गाइडेंस ने मेरे को मेरे जो एफर्ट्स थे वो बहुत नैरो कर दिए थे। लाइक अगर मैं शायद हिस्ट्री जिस तरीके से मैंने पढ़ी थी कि किसी ने बता दी कि ये बुक पढ़ लो, तो मैं वो बुक किनारे से किनारे तक पढ़ गया, वो तरीके से अगर पढ़ता तो फिर इसमें भी नहीं होता। बट अगेन बहुत अच्छी गाइडेंस अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ एक प्लानट जियोलॉजी करके एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे एक मयंक सर करके रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जो मेंटर किया है मेरे को पूरे टाइम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस अवेलेबल थी मेरे पास इसके मेंस के लिए। चलिए तरीकों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा तरीके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अक्सर तैयारी के दौरान हम उन तरीकों में फंस जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कवर करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। तो अगर मैं कहूँ कि रिसोर्सेज को पढ़ते समय, या फिर नोट्स बनाते समय, या पूरी तैयारी के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो? सर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग को कोई बता देता है कि ये किताब अच्छी है, तो हम वो किताब ले आते हैं मार्केट से, और उस एक्साइटमेंट हम पढ़ने लग जाते हैं पूरी। मुझे लगता है वो अप्रोच अपने में बहुत गलत अप्रोच है। मतलब अगर हम पढ़ते वक्त अगर हम हर बगल में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है ना, हम कहीं ना कुछ भटकने लग जाते हैं। तो वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत एग्जॉस्टिवली, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उससे आज तक पिछले 30 साल में मान लीजिए 15 सवाल पूछे गए हैं, तो आप देखोगे उसमें 2 या 3 थीम ही पकड़ी गई हैं। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत एग्जॉस्टिवली यूज़ करके बगल में सिलेबस रख के तब उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। मतलब कोई भी बुक है वो आप उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि आप इसको यूज़ कैसे कर रहे होगे, या कभी भी कोई नोट्स बना रहे हो, कितनी बार होता है कि इतने नोट्स बन गए फिर वो नोट्स कभी दोबारा पढ़े नहीं गए, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ एफर्ट है। तो जो आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हो, कि मान लीजिए कोई आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, दो पेजेस का आर्टिकल है। अब उसमें 2 पेज किसी हाल में काम के नहीं हो सकते, और इन जनरल आप एग्जाम में रिटेन भी नहीं कर सकते हो। तो अगर उसमें आपको
मेंस में क्या चाहिए, अगर आपको कोई इसकी स्टैटिस्टिक्स याद रह गई वो यूज़फुल है, कोई रिकमेंडेशन आ गई वो यूज़फुल है, बस इतना ही याद रखो, बाकी हटा दो। तो मतलब वो फ़िल्टर करना, और वो फ़िल्टर तब होता है जब आपके पास PYQs की अच्छी पकड़ होती है, PYQs आपने अच्छे से एनालाइज किए होते हैं, और सिलेबस पे अच्छे से वो होता है कि सिलेबस बगल में होना ही चाहिए। फिर आप बहुत नैरो कर देते हो अपने आप को, कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब हमें कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो हम झांसी की रानी भी कहानी पढ़ जाएंगे, और हम ये बेगम हजरत महल की भी कहानी पढ़ जाएंगे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप देखो PYQs देखोगे, सिर्फ कॉजेज़ पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है, या आपसे ज़्यादा सारा पूछ लेंगे इसके इंटरप्रिटेशंस क्या क्या हैं। इन 3 टॉपिक के नोट्स बना लो, बाकी सब हटाते चले जाए। तो मुझे बस लगता है वो नैरो करना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ डेवलप होने के लिए क्या किया जाए कि हमें इन्हीं तीनों चीज़ों का नोट्स बनाना चाहिए, या इस पर ही फोकस करना चाहिए? जनरली मैं इस लिहाज से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वो बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही की है या फिर शुरू करने वाले हैं, अभी 12th में हैं। मैं उनके लिए ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सेंस डेवलप हो, इसका भी तो एक प्रोसेस होगा, और आपने उस पूरे प्रोसेस को देखा भी है। 16 से लेकर अभी तक अगर तैयारी में थे आप, तो क्या मोटे तौर पर आप बता सकते हैं कि हाँ, ये सेंस धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है कि क्या सेलेक्ट करना है और किसे छोड़ना है? सर आई थिंक मैंने तो अपने फेलियर्स के थ्रू सीखा है। लाइक पहले 2-3 साल तो शायद इसी स्ट्रगल में निकल गए कि किताबें पढ़े जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम किताबों का एग्ज़ाम नहीं है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़ लोगे और ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है। आपको प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती है, बहुत नैरो करनी पड़ती है। किसी भी नए, ऑब्वियसली कोई भी नया है तो उसको ये समझ शुरुआत से नहीं होगी। तो पहली रीडिंग जो होती है, मुझे लगता है कि आपको बस समझने के लिए करनी चाहिए। एक रीडिंग आप आराम से समझो। ठीक है, उस समय बाकी चीज़ों को कोई टेंशन नहीं लेना हाँ, चाहिए। उस वक्त आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, कोई भी और साइड में जो हो रहा है उसकी टेंशन लेने से कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ समझो, बट बगल में, उसके बगल में आपको इवन उस टॉपिक में जाने से पहले आप सिलेबस और PYQs बिल्कुल बगल में रखो। आजकल हर जगह चीज़ के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। उस टॉपिक से देखो क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक बार नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, बस एक बार नज़र रखो कि क्या क्या पूछा गया है, और सिलेबस बगल में रखो। फिर उस टॉपिक को एक बार समझो, ठीक है। उसके बाद अगली बार देखो कि क्या वो PYQ तुमको समझ में आना है। सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना ही आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ से पूछी गई है। आधी कहानी आप अपने आप हटाने लग जाओगे कि हाँ हाँ, ये कहानी तो किसी काम की नहीं है। और फिर उसके बाद अगेन ये मल्टीपल इटरेशन से ही आएगा। फिर आप कोई भी टेस्ट होते हैं, मतलब आज की तारीख में टेस्ट सीरीज़ हो गई या कोई भी मॉक टेस्ट हो गए, मुझे लगता है उसको ज्वाइन कर लो। उसमें कम नंबर आए उससे हताश नहीं होना है। उसमें जो भी नंबर आए सब अपने ही नंबर हैं, कोई इस पूछने नहीं जा रहा, ये रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं देखने जा रहा। सही बात। और ना ये कभी रिकॉर्ड में रहने वाला, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना मम्मी पूछेंगे कि बेटा कितने है, जो है वही है। और उसके जो मार्क्स में, उसमें अगर 40 नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो आपका ही किया हुआ है। अगली बार उसमें 45 लेके आओ बस। तो टेस्ट जब ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे ये होता है, आपको पता होता है कि क्या आपके एफर्ट यूज़फुल हैं। नहीं तो हम हवा हवा में पढ़ाई करते रहते हैं कि हाँ, ये बुक पढ़ ली, इसके नोट्स बना ले, विच डजेंट वर्क दैट वेल। तो PYQ सिलेबस इसको और बार बार रिपीट करते रहो, और साथ साथ एक टेस्ट दे लोगे ना, तब अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मतलब मैंने शायद पहले मेंस दे के सीखा कि मैं मेंस के लिए जो पढ़ रहा था वो तरीके से नहीं पढ़ रहा था। तो वो मेंस आप पहले दे लो ना, आजकल तो हाँ, टेस्ट सीरीज आती ही सही हैं, बात। तो एक बार पहले मेंस दे के देख लो। तो मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि आप क्वेश्चंस को बेस बनाइए अपनी पूरी तैयारी को फ्रेम करने के लिए, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पर आप अपनी तैयारी को फ्रेम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर आप सिर्फ चुपचाप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लो, उससे जितने भी क्वेश्चन है, मुश्किल से अगर 20 क्वेश्चन है ना, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 थीम्स रिपीट हो रही होती हैं कि वो पूछेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। तो आप उन थीम्स को पकड़ो और बस उन्हीं के बेसिस पे नोट बनाओ। नहीं तो नोट मेकिंग भी अपने में पूरी किताबें लिख देंगे हम नोट्स बनाते बनाते। सही बात। डिमोटिवेशन और मोटिवेशन का सवाल बहुत बड़ा है, और आपकी तैयारी बहुत लंबी रही है, तो ऑब्वियसली मैं ये जानना चाहता हूँ, और उनके लिए जानना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार पिछले 4-5 साल से उस मुकाम तक पहुँच के पीछे आ जाते हैं। तो इस दौरान आपको कभी ऐसा लगा हो कि बहुत डिमोटिवेटेड रहें आप, और अब लगा कि अब तो नहीं होगा, छोड़ दो यार, कहाँ फंस गए? सब माइनर फेजेस तो ज़रूर आते हैं कि शायद वो कोई भी रिजल्ट होता है जिसमें आप रिजल्ट देखते हो बस फूट फूट के रो रहे होते हो उसके बाद 2-3 दिन तक, वो फेजेस ज़रूर आए हैं। बट लॉन्ग पीरियड के लिए शायद आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत लॉन्ग पीरियड डिमोटिवेशन का नहीं आया है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सपोर्ट था फैमिली और फ्रेंड्स का। मतलब फैमिली
आपको पता है कम वोट में आपका रिजल्ट जो भी हुआ हो, सुबह 9 बजे मम्मी पापा से बात करनी है तो करनी है, और रात को सोने से पहले भाई से बात करनी है तो करनी है। तो वो कुछ भी हो जाए, मतलब अभी रिजल्ट आ गया तो वही है, 6 साल पहले भी वही था। तो ये फैमिली हो गई। फिर देर आर सेट ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब शायद हर तीसरे चौथे दिन कि यार मन नहीं लग रहा, यार ये नहीं हो रहा, बात करो, जस्ट स्विच ऑफ, कुछ उनसे बात करोगे कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। एंड आई हैव बीन वेरी 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 फॉर्चुनेट टू हैव अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब हमेशा डीमोटिवेट तो नहीं होने दिया। लाइक आपको पता था कि हाँ ये लोग साथ हैं, मतलब दीज आर योर बिगेस्ट एसेट्स, बाकी तो सब आता जाता रहेगा ही। तो आई थिंक वो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट डीमोटिवेट तो नहीं होने देता। तो ये तो आपकी बात हो गई, आपने समझा भी है। एक्चुअली बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ डिमोटिवेटेड हो रहे हैं और कहाँ पर इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में बातचीत से लग रहा है कि एकदम क्लियर है कि आपको पता है कि आपको दोस्तों से बात करके आप ट्रैक पर आ जाते हैं, परिवार से बात करने की वजह से आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है। स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं कि डीमोटिवेशन में कमरे में बंद हो जाते हैं, डिप्रेशन में आने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ सॉल्यूशन आप ज़रूर बताइए। ये एक ऐसी चीज़ है इसको सच में बहुत टाइम से सोचता था इसके बारे में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने शायद 4 प्रीलिम्स दिए, नहीं निकल रहा प्रीलिम्स, या 5 दिए, नहीं निकल रहा, बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके लिए बस मुझे एक ही चीज़ लगती है कि दिस एग्ज़ाम एंड फॉर दैट मैटर एनी पर्टिकुलर एग्ज़ाम कैन एवर बी अ जजमेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़। कोई भी एग्ज़ाम हो जाए वो आपकी कैपेबिलिटी का जजमेंट नहीं होता। एग्ज़ाम में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर जा सकती हैं। आप बीमार हो गए, आपको कभी एग्ज़ाम में 1 आध घंटे में कभी आपको इन्विजिलेटर से परेशानी हो गई, कुछ कई बार उसमें फंस जाते हैं। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपकी कैपेबिलिटी का जजमेंट नहीं हो सकता। ये आप लिख लो, रिमाइंड करते रहो, कभी और भी नहीं अपनी हो सकता। कैपेबिलिटी पर डाउट करना छोड़ दो। बिल्कुल। और इस एग्ज़ाम को बहुत आइसोलेशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कि आपने कमरे में बंद कर लिया और आपको लगता है आप 362 दिन बाद आप IAS बन के निकलोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आइसोलेट मत करो, कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज। कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप रूम में बंद रहोगे, इट डजंट टेक यू एनीवेयर। आपको सबको ब्रेक्स चाहिए होते हैं, मतलब अगर, और वो ब्रेक इंटरनेट पे स्क्रॉल करने से वो सिर्फ इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है। सही बात। अब वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग यूट्यूब पे हो गई या फेसबुक इंस्टा पे आप माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो, वो ब्रेक नहीं है। ब्रेक होता है जस्ट गो आउट, आप लोगों से बात करो। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दैट्स ओके। आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी किताब पढ़ लो जो आपको मतलब UPSC से दूर कोई किताब अगर आपको, वो पढ़ लो। आइसोलेट मत करो अपने आप को। बहुत बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना। talk to people, there are 100 of people who are willing to talk and 100 of people who are just in the same boat as you are। मतलब कई बार स्पेशली जो लोग घर पे रहते हैं उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि दिल्ली में कुछ अलग ही हो रहा है। दिल्ली में आपको जो एक चीज़ मिल जाती है कि आपको आसपास वाले लोग मिल जाते हैं कि हाँ इसके भी इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, इतना हो गया है। आपके जैसे बहुत सारे लोग आप जो हैं, जो एग्जैक्टली आप ही की बोट में हैं। ट्रस्ट में अकेले नहीं हो आप, और बाहर निकलो, मतलब अपने शेल में मत रहो, बाहर निकलो और आराम से लोगों से बात करो। और लाइफ का पार्टी है, मतलब जो भी ये जर्नी है वो कभी ऐसे कुछ ऐसे अनोखा नहीं है, मतलब लाइक कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, लाइफ का पार्ट है। साथ साथ मतलब पढ़ते चलो और जीते चलो। तो ये पूरी जो बातचीत चल रही है, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, सबको पता ही है, लाइफ फाउंडेशन बैच हमने पहली बार शुरू किया है स्टडी IQ पर, और फाउंडेशन बैच इवनिंग में भी है और मॉर्निंग में भी है। और ये जो सेशन चल रहा है, मैं अभी अनिल स्वरूप सर के साथ एक सेशन, ज्ञानवाणी सेशन करता हूँ, जो कि मेंटोरशिप प्रोग्राम का सेशन है। तो आपकी बातचीत से मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके फाउंडेशन में जाने से पहले थोड़ा बहुत अगर आप वक्त निकालें और इस लाइव बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करके थोड़ी सी मेंटोरशिप अगर करें तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा डायरेक्ट मेंटोरशिप में। क्योंकि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी अलग अलग तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी जो अलग अलग लोगों के साथ आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचिए कि मेंटोरशिप अगर आप कर पाएँ जितने दिन आप हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी जर्नी में मेरे को सबसे ज़्यादा लगा था कि शायद शुरुआत के 2-3 साल तो भटक ही रहे थे, मतलब ढंग से पता नहीं था क्या करना है। और मैंने शायद अपने फेलियर से सीखा है मोस्टली कि ये चीज़ वर्क नहीं करी तो हम नेक्स्ट में इसमें करेंगे। तो मेरे लिए ये एक ऑनर होगा और मेरे लिए शायद ड्यूटी भी है
कि मैं ये चीज़ मैं वापस दूं लोगों को कि जो मैंने सीखा है आप लोग प्लीज़ वो गलती मत करो और मेरी गलतियों से सीख लो कि इसको ऐसे नहीं उसको मतलब एक तरीके से नहीं बी तरीके से कर सकते हैं। तो it would be an absolute honor and it is my duty and privilege to be doing so. चलिए, तो ये हुई बात कि अपूर्व जिन्होंने एक लंबे टाइम तक तैयारी की है और जिन्होंने सारे फेज देखे हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि आप बहुत आराम से सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको बता पाएंगे या कि वो रास्ता बता पाएंगे जिस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सीधे सीधे सॉल्यूशन तो सारे लोग नहीं बता पाते, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेंटोर के तौर पर हम अपूर्व को जोड़ेंगे क्योंकि स्टडी IQ पब्लिकेशन के लिए आपको पहले से हम लोग जोड़कर आ चुके हैं आगे। तो मेंटोर के तौर पर हो सकता है इस सेशन के बाद हमारी बातचीत फाइनल हो जाएगी। चलिए इससे को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेटजी पार्ट पर बात कर लेते हैं कि PT मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी को मैं चाहता हूँ अलग अलग डिस्कस करें। उससे पहले एक सवाल ये कि IAS और IAFS की तैयारी, सिविल्स और फॉरेस्ट की तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस है वे ऑफ प्रिपरेशन में या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही तरह से तैयारी होती है? सर मोस्टली चीज़ें बहुत सिमिलर है। प्रीलिम्स में बस मुझे लगता है कि IFS देने के लिए आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेजर सबसे बड़ा हर्डल प्रीलिम्स हो जाता है कि CFC कट ऑफ से ऊपर कम से कम 15 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस स्पेशली वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है बट आई वुड से थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये। अच्छा, मतलब थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा सरल नहीं होती मतलब ऑब्जेक्टिव हो जाती हैं कि आपको अगर किसी चीज़ का जो आंसर है उसमें डायरेक्ट आपको आंसर पता होता है कि एकदम जो आपके नोट्स हैं वही आपका आंसर होता है। तो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन और बस थोड़ा सा प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरव्यू तो सेम पेज पर होगा? इंटरव्यू तो सेम पेज पे होता है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला पार्ट हैवी होता है ऑब्वियसली थोड़ा क्योंकि सा। आप हाँ फॉरेस्ट का दे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक, तो बस बाकी तो सेम रहता है। चलिए तो सबसे पहले मैं PT के बारे में बात करना इसलिए चाहूँगा कि PT आजकल निश्चित तौर पर आयरन गेट है और इसको क्रॉस करना एक टफ चैलेंज बनते जा रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि किस तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, PT की तैयारी को? सर आई थिंक प्रीलिम्स की बुक्स तो सेम, कोई भी नई बुक्स जो आप सोच सकते हो कोई नई बुक नहीं पढ़ी है, वही प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स बोली जाती हैं। बुक्स के टर्म्स में मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा। करंट अफेयर्स के फॉर्म में बोलूँगा कि विड्थ पे ज़्यादा ध्यान दें एज कम्पेयर टू डेप्थ। तो जैसे एक पर्टिकुलर सोर्स को उठा रहा है तो दूसरे सोर्स के बस इंडेक्स से बस चेक कर लीजिए कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो विड्थ बढ़ाओ, कोई भी चीज़ की डेप्थ मत जाओ, मतलब कोई भी एक चीज़ दो जगह से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स पे हो गया। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट होता है वो होता है मॉक टेस्ट। जितने लगा सको और जितने मतलब जब तक थक ना जाओ उतने लगा सको। अगर आप 100 दिन प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो 100 के दिन 100 मॉक्स होते हैं। तो मतलब मैं जितने भी दिन पढ़ूंगा, लाइक अगर मैं 40 डेज दे रहा हूँ या 60 डिपेंडिंग कितना कंफर्टेबल हूँ मैं, उतने मॉक्स देने ही देने हैं कम वर्ड में। तो मैं मॉक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था और ये मुझे लगता है शायद प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए वैलिड होता है और कुछ हद तक इंटरव्यू के लिए भी, कि जिस चीज़ की आप तैयारी करना जा रहे हो, जिस चीज़ को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए रादर देन आप किताब सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब ये वही वाली बात होगी कि आप जंग पे लड़ने जा रहे हो तो गोली चलाना आना चाहिए रादर देन कि आप असला बारूद सब इकट्ठा करके बैठे हो, तो वो कहीं काम नहीं आता। तो प्रीलिम्स के लिए जो सोर्सेज हैं वही सोर्सेज, बट प्रैक्टिस जो होती है गिविंग एज मैनी मॉक्स एज पॉसिबल, और उन मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करो कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, क्या सही हो सकता है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, कि प्रीलिम्स में कि आपको कुछ पूछा गया है और डायरेक्टली वही आपको कहीं पढ़ा हुआ मिल जाएगा। आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने अच्छे से उस नॉलेज को अप्लाई करते हो। तो दिमाग खुला रखना कि वो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो पेपर 1 में भी उतनी ही लग रही होती है जितनी पेपर 2 में लग रही होती है। लोग आजकल ट्रिक्स के बहुत वीडियोस वगैरह आने लग गए हैं, बट मुझे लगता है कि वो आप ट्रिक्स वगैरह, कोई ट्रिक्स नहीं होती, वो लॉजिकली एप्लीकेशन होता है जो आपकी नॉलेज है। तुक्का नाम की कोई चीज़ नहीं होती बिल्कुल basically। बिल्कुल वो भी आपका एक लॉजिकल रीजनिंग है। क्योंकि वो सिर्फ ट्रिक्स पे बहुत लोग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फॉल्ट होता है वो। ठीक है, और मेंस के प्रिपरेशन को लेकर? IFS के मेंस की प्रिपरेशन को लेके मुझे लगता है कि बस बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है कि आप बहुत
इधर उधर की चीज़ें भटको ना, क्योंकि मैंने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करी थी वो प्रीलिम्स के बाद करी थी। अच्छा। और प्रीलिम्स के बाद 2 नए सब्जेक्ट उठाना अपने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगेन जो मैंने शायद पहले ही बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि व्हाट इट टेक्स टू आंसर दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो भी आपको उसके लिए ज़रूरत लग रही है उसको ऐड करते चले जाइए और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। इंटरव्यू के लिए तो आप बेसिकली शुरू से ही तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन सबसे अच्छा फेज़ होता है, क्योंकि उस वक्त आपको थोड़ी पूछ हो रही होती है कि आपने मेंस कर लिया है क्वालिफाई तो और प्लस उस वाले में आपको ऐसा एग्जॉस्टिवली नहीं पढ़ना होता। बट अगेन जो बेसिक जनरल अवेयरनेस होती है, जो करंट अफेयर्स होता है, जो थोड़ा सा इसमें फॉरेस्ट के इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा आपने तो एक बार सीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, राइट, और एक बार फॉरेस्ट का भी दिया है, राइट, और संयोग है कि एक ही बार दिया है दोनों। और सेम बोर्ड भी सेम रहा है मेरा। अच्छा, सेम बोर्ड भी सेम रहा बोर्ड है। तो क्या डिफरेंस नजर आया ओरिएंटेशन में क्वेश्चंस के? सर क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, जस्ट थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला एंगल जैसे मैंने बोला आ जाता है इसमें। वो आ जाता है। शायद मेरे पार्ट पे बहुत अंतर था कि मैं सिविल्स के जो इंटरव्यू में आई वाज वेरी एंग्शियस, मैं बहुत नर्वस था और एंग्जाइटी थी। फॉरेस्ट के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था और एक ईज़ थी मेरे बात करने के तरीके पे और जिस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, तो शायद वो भी मुझे थोड़ा हेल्प किया। ठीक है, और कोई बात जो आप कहना चाहते हो और इस पूरे इंटरव्यू में अभी तक बात नहीं हो पाई हो तो ज़रूर बोलिए। सर आई थिंक बस एक ही चीज़ लगती है कि जो मैंने शायद पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आपकी एबिलिटीज़ का टेस्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ ख़राब हो गया या आप में कुछ कमी थी। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में गिरनी चाहिए। आज मैं इधर बैठा हूँ, आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, आई फील वेरी लकी, और मैं बस अपने स्टार्स को थैंक करता हूँ कि समहाउ इधर हो गया। बट आई कैन वेरी वेल फील फॉर दोज जिनका जो है बहुत माइनर 1 मार्क से 2 मार्क से कभी प्री रह जा रहा है, कभी मेंस रह जा रहा है। तो जस्ट डोंट लेट दिस एग्जाम अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस। इट इज़ वेरी वेरी वाइटल। कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वेरी क्लोज टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली यही काम आएगा। और दिस इज़ द, हमारे पास शायद अक्सर पैसे नहीं होते हैं, बट दिस इज़ द बिगेस्ट असेट जो है, वो जो लाइफ टाइम रहेगा। तो डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गो डाउन, और बस बने रहना है बस। और बाकी तो देखिए, बाकी तो सही में सितारे अलाइंड होने चाहिए आपके लिए इस एग्ज़ाम में, सही लाइन में होने के लिए। चलिए ठीक है, तो इस बातचीत से मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से लेकर आगे जाएंगे। और जैसा कि अभी बातचीत में हमने कमिटमेंट लिया है, मेंटोर के तौर पर अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और इससे निश्चित तौर पर उनको एक सॉल्यूशन मिल पाएगा। मुझे भी सीखने को मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व, आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातचीत की। ठीक है, द प्लेजर वाज माइन। इट वाज माय प्लेजर टू। तो फिर किसी एपिसोड में किसी और टॉपर के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और मेंटोर के तौर पर जल्दी ही अपूर्व को बुलाते हैं। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।